नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर अरविंद भट्ट, एसोसिएट प्रोफेसर, गणित विभाग, विज्ञान विद्या शाखा, उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय, आज हेलो हल्द्वानी के 91.2 मेगाहर्ट्ज पे आपका हार्दिक स्वागत एंड अभिनंदन करता हूँ। आज मैं आपके सामने अपने विषय से संबंधित कुछ तथ्य रखना चाहूँगा। आज का जो हमारा विषय है, भारतीय गणितज्ञ और उनके योगदान, इंडियन मैथमेटिशियंस एंड देयर कंट्रीब्यूशंस। भारतीय गणितज्ञ और उनका योगदान गणित के क्षेत्र में बहुत बड़ा है। अगर आविष्कार हो शून्य की, तो शून्य के आविष्कार का श्रेय भारतीयों को जाता है और यह अन्य देशों के अन्य सभी योगदानों से अधिक है, क्योंकि शून्य दशमलव संख्या प्रणाली का आधार है, जिसके बिना गणित में आगे कोई प्रगति संभव नहीं हो सकती थी। आज जिस संख्या प्रणाली का उपयोग किया जा रहा है, उसे अभी भी इंडो अरबी अंकों के रूप में जाना जाता है, क्योंकि इसका आविष्कार भारतीयों द्वारा किया गया था और इसे अरब व्यापारियों द्वारा पश्चिमी मार्गों में ले जाया गया था। अध्ययनों से पता चलता है कि सिंधु घाटी सभ्यता काल के दौरान भारत में गणित का पहली बार उपयोग किया गया था। यह ज्यादातर वजन और माप और ज्यामिति के मौलिक ज्ञान से संबंधित था। आपने ध्यान दिया होगा कि पुराने समय में गणित के द्वारा हम अलग अलग इकाइयों के द्वारा मापन करते थे। आज मापन का आधार थोड़ा अलग है और उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में अगर हम देखेंगे तो वहाँ दूध पहले अलग ढंग से नापा जाता था, आज केजी या लीटर के हिसाब से नापा जाता था, पहले शेर के हिसाब से नापा जाता था। और ऐसी बहुत सारी इकाइयाँ हैं जिनका उपयोग हम पुराने समय में करते थे। प्राचीन भारतीय गणितज्ञ और उनके योगदान में के बारे में आगे हम बताएंगे। 400 सी क्रिश्चियन ईयर और 1500 क्रिश्चियन ईयर के बीच में की अवधि में को भारतीय गणित के स्वर्ण युग के रूप में जाना जाता था और इसे शास्त्री काल कहा जाता था। शास्त्री काल में आर्यभट्ट, वराहमिहिर, ब्रह्मगुप्त, महावीर और भास्कर द्वितीय जैसे असाधारण गणितज्ञ देखे गए, जिसमें मैं सर्वप्रथम आर्यभट्ट के बारे में वर्णन करना चाहूँगा। आर्यभट्ट का जन्म कुसुमपुरा में 476 ईस्वी में हुआ था। उन्हें प्राचीन काल से महत्वपूर्ण गणितज्ञ खगोलविदों में से पहला माना जाता था। उन्होंने वर्ग और घनमूलों, स्क्वायर और क्यूब रूट्स को हल करने के लिए डेसिमल प्रणाली, डेसिमल मीन्स दशमलव संख्या प्रणाली का उपयोग किया था। उन्होंने पाई का मान दिया, जो दशमलव के 4 स्थानों तक सही था। अगर हम शिक्षार्थियों के लिए बताएं कि पाई जो होता है वो 22/7 होता है, 22/7, एंड द वैल्यू ऑफ इक्वल टू 3.4141 अप टू, बट द आर्यभट्ट हैव गिवन द नंबर्स अप टू द 4 डेसिमल प्लेसेस। उन्होंने कहा कि एक साल में 365 दिन होते हैं। उन्होंने पृथ्वी के गोलाकार आकार और अपनी धुरी पर घूमने की खोज की। उन्होंने 99.8% की सटीकता के साथ पृथ्वी की परिधि की गणना भी की। आर्यभट्टी और आर्यभट्ट सिद्धांत गणितीय अवधारणाओं पर उनकी 2 प्रसिद्ध रचनाएं हैं। आज भी अगर हम किसी गणित की पुरानी पुस्तक का जिक्र करेंगे तो आर्यभट्टी और आर्यभट्ट सिद्धांत गणितीय अवधारणाओं पर प्रसिद्ध रचनाएं हैं। उनके योगदान में त्रिकोणमिति, ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री एंड खगोल विज्ञान आदि का क्षेत्र शामिल है। अब इसके बाद हम जिक्र करेंगे भास्कर प्रथम का। उनका जन्म 7वीं शताब्दी में महाराष्ट्र के परभणी जिले में हुआ था। वे पहले गणितज्ञ थे जिन्होंने शून्य को एक वृत्त के साथ चित्रित किया। वृत्त मीन्स सर्किल्स। उन्होंने जो आज हम देखते हैं कि सर्किल्स की इमेज हमारे सामने आती है, बच्चों को हमें क्योंकि आज के बच्चे सर्किल के रूप में ज़्यादा समझते हैं। वृत्त, और जो उस सर्किल को हमें हिंदी में वृत्त बोलते हैं,
वृत्त का जो साकार स्वरूप था वे आर्य भास्कर प्रथम ने अपने शोध में दिया था। उन्होंने अपने काम आर्यभट्टीय भाष्य में साइन फंक्शन का एक उल्लेखनीय तर्कसंगत अनुमान दिया। आर्यभट्ट के काम पर एक टिप्पणी भी उन्होंने दी। उनकी अन्य रचनाएं महाभास्करिया और लघु भास्करिया हैं। महावीर एक और बड़े मैथमेटिशियन थे, बड़े गणितज्ञ थे, प्राचीन गणितज्ञ थे। उनका जन्म कर्नाटक के गुलबर्गा में हुआ था और उनके काम गणिता सार संग्रह में 1130 से अधिक नियम और उदाहरण शामिल हैं, जिन्हें 9 अध्यायों में विभाजित किया गया है, जिसमें बुनियादी संचालन अंशों की कमी और एक अज्ञात वाले रैखिक या द्विघात समीकरण शामिल हैं। उन्होंने एक दीर्घवृत्त के क्षेत्रफल और परिमाप की गणना के लिए एक सूत्र विकसित किया। उन्होंने एक संख्या के वर्ग और घनमूल का अनुमान लगाने के तरीके भी खोजे हैं। वराहमिहिर का जन्म उज्जैन में 6ठी शताब्दी में हुआ था। वह पास्कल के ट्रायंगल मीन्स त्रिभुज और द्विपद गुणांकों के संस्करण की खोज करने वाले पहले गणितज्ञ थे। उन्होंने आर्यभट्ट की साइन टेबल की सटीकता को बढ़ाया और उन्होंने 4x4 मैजिक स्क्वायर का आविष्कार किया। पंच सिद्धांतिका और बृहत संहिता उनकी सबसे उल्लेखनीय रचनाएं थी। इसके बाद हम जिक्र करेंगे ब्रह्मगुप्त। उनका जन्म भी उज्जैन में 598 ईस्वी में हुआ। उन्होंने गणित के क्षेत्र में एक क्रांतिकारी खोज की शुरुआत और उल्लेख किया कि शून्य का अर्थ कुछ भी नहीं है। इट मीन्स द वैल्यू ऑफ द शून्य इज नथिंग। अगर आप कहेंगे कि आपके पास कुछ नहीं है तो इट मीन्स आप उसको सिंबल करेंगे जीरो है। अगर कोई बच्चा कहेगा कि मेरे पास चॉकलेट नहीं है तो इसका मतलब उसको बोलेंगे कि मेरे पास 0 चॉकलेट्स हैं। यह चक्री चतुर्भुज के लिए गणितीय सूत्र देने वाले पहले गणितज्ञ थे। उनका काम ब्रह्म स्फुट सिद्धांत शून्य को एक संख्या के रूप में उल्लेख करने वाला पहला पाठ है। अब इसके बाद जब हम बात करते हैं, ये तो हमारे प्राचीन गणितज्ञों की बात है। इसके अलावा इसमें एक और गणितज्ञ का नाम हम भूल रहे हैं, यह है भास्कर द्वितीय जो एक भास्कर प्रथम, भास्कर नाम से 2 मैथमेटिशियन हुए, 2 गणितज्ञ हुए हैं। भास्कर द्वितीय का जन्म कर्नाटक के बीजापुर में 1114 ईस्वी में हुआ था। उन्हें मध्यकाल के महानतम गणितज्ञ के रूप में जाना जाता है। उन्होंने न्यूटन और लाइबनिज से पहले डिफरेंशियल गुणांक, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट और डिफरेंशियल कैलकुलस तैयार किया। उनकी प्रसिद्ध कृति सिद्धांत शिरोमणि ने अंकगणित, अर्थमेटिक, बीजगणित, अलजेब्रा आदि में विभिन्न सिद्धांतों के लिए आधार तैयार किया और उनकी जो रचना है कौतूहला नाम का एक रचना भी उन्होंने लिखी है, नाम का ग्रंथ भी लिखा है। अब जब हम ये प्राचीन काल के बड़े गणितज्ञों के बारे में हम संक्षिप्त वर्णन किया है, और भी हमारे प्राचीन काल में गणितज्ञ रहे, लेकिन सबका वर्णन करना अभी संभव नहीं है। आने वाले अध्यायों में हम इनका वर्णन करेंगे। जो आधुनिक युग में भारतीय गणितज्ञ थे, जिन्हें भारतीय गणित का पुरोधा कहा जाएगा, उनके बारे में हम जिक्र करेंगे। पिछली शताब्दी के दौरान हमने रामानुजम, पीसी महालनोबिस, नरेंद्र कर्माकर, डी.आर. कापरेकर आदि विद्वानों द्वारा गणित के क्षेत्र में कई उल्लेखनीय योगदान किए हैं। अगर हम महिला गणितज्ञों की बात है तो इसमें भी वो पीछे नहीं रही हैं। इसमें टी.ए. सरस्वती अम्मा, बसंती एन भटनायक, उषा देवी भोसले, वैजंती चारी, नीलांजना दत्ता, और जब हम मैजिक मैथमेटिक्स या ब्रेन मैथमेटिक्स की बात करेंगे तो शकुंतला देवी को हम भूल नहीं सकते हैं। तो इसमें सबसे सर्वप्रथम जो नाम आएगा वो आएगा श्रीनिवास रामानुजम का। ये व्यक्ति जो थे बड़े मेधावी छात्र थे और इनका जन्म 22 दिसंबर 1887 को तमिलनाडु में हुआ और 22 दिसंबर को 2012 में तत्कालीन भारतीय सरकार ने राष्ट्रीय गणित दिवस के रूप में मनाना इन्हीं के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में शुरू किया था। और जो आज प्रतिवर्ष का कार्यक्रम होता है, हमारे विश्वविद्यालय में भी इसका कार्यक्रम होता है और अन्य विश्वविद्यालय और अन्य जगह भी होता है। तो इसलिए ये प्रश्न भी आपको याद होना चाहिए कि राष्ट्रीय गणित दिवस 22 दिसंबर को इसलिए होता है क्योंकि उस दिन श्रीनिवास रामानुजन जी का जन्मदिन होता है। और उनका जन्म जो है 22 दिसंबर 1887 को तमिलनाडु में हुआ था। उनकी बेसिकली गणित में कोई ट्रेडिशनल एजुकेशन नहीं थी, कोई औपचारिक शिक्षा उन्होंने नहीं ली थी, लेकिन वे अब तक के सबसे अधिक मान्यता प्राप्त गणितज्ञों में से एक हैं। उन्होंने 20वीं सदी की शुरुआत में अपने सिद्धांत और अवधारणाओं के साथ गणित को पूरी तरह से विकसित किया। उन्होंने इन्फिनिटी को जानने वाले व्यक्ति के रूप में जाना जाता है। अगर आप गणित को नहीं जानते हैं तो आपको बता देंगे कि
आपके कीबोर्ड में भी एक सिंबल होता है इन्फिनेटिव, और इन्फिनेटिव का मतलब होता है, और इंग्लिश में अगर प्रोनाउंसिएशन किया जाएगा तो इन्फिनेटिव का मतलब अनंत होता है। जहाँ तक हमारे जैसे विचार होते हैं वो अनंत होते हैं, तो वो ही हम उन्होंने इन्फिनेटिव को जानने वाले व्यक्ति के रूप में जाना जाएगा। उन्होंने कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के प्रोफेसर हार्डी को कुल 1 प्रमेय भेजे, प्रमेय जिनको थ्योरम्स भी बोलते हैं, और हार्डी ने उन्हें अपने काम के लिए बनाया गया, और 1729 को हार्डी रामानुजम संख्या के रूप में जाना जाता है। अब ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि हार्डी रामानुजम संख्या 1729 क्यों है और इसके बारे में क्या है। तो इस 1729 के बारे में हम बाद में एक अलग से डिस्कशन करेंगे कि हार्डी रामानुजम नंबर क्यों प्रसिद्ध है और रामानुजम नंबर क्या होता है। ये आज भी एक सामान्य ज्ञान का प्रश्न है कि रामानुजम संख्या क्या होती है, तो उन लोगों के लिए मैं बता रहा हूँ कि रामानुजम संख्या 1729 होती है। अब इसकी क्या गुण होते हैं, क्या प्रॉपर्टीज होती है, तो ये हम अपने आने वाले अध्यायों में हम बताएंगे। उन्हें गणितीय विश्लेषण, संख्या सिद्धांत, अनंत श्रृंखला और निरंतर भिन्न पर उनके काम के लिए जाना जाता है। उन्होंने यूलर को ऑयलर भी बोलते हैं कि स्थिरांक कॉन्स्टेंट्स के मूल्य की गणना के लिए शोध किया, और वे भारतीय मूल के पहले व्यक्ति थे जिन्होंने कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के ट्रिनिटी कॉलेज के फेलो के रूप में चुना गया था। द यंगेस्ट फेलो ऑफ द रॉयल सोसाइटी इज द श्रीनिवास रामानुजन सोसाइटी, जो ब्रिटेन की एक रॉयल सोसाइटी है जिसका मेंबर बनना एक हर व्यक्ति के लिए एक शान की बात होती है, एक सम्मान की बात होती है। वो उसके यंगेस्ट फेलो थे कोई भी भारतीय के रूप में। अब इसके बाद अगर हम बात करेंगे उनके और कामों की, तो उन्होंने उनका अनुमान सिद्धांत, उनका जो कार्य थे उनके, उसके बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे। के बाद हम जब बात करते हैं पीसी महालनोबिस एक बंगाल के गणितज्ञ और प्रख्यात सांख्यविद के नाम से प्रसिद्ध हैं। इनका जन्म 1893 में बंगाल में हुआ था, और उन्हें सांख्यिकी माप और महालनोबिस दूरी के लिए याद किया जाता है। उन्होंने पायलट और बड़े पैमाने पर सर्वेक्षण की अवधारणा पेश की, जिसने सांख्यिकी के क्षेत्र में एक महान योगदान दिया। स्टैटिस्टिक्स एक मैथमेटिक्स का एक पार्ट है, तो अगर हम मैथमेटिक्स में श्रीनिवास रामानुजम को जानते हैं तो स्टैटिस्टिक्स वालों को पीसी महालनोबिस का नाम भी जानना जरूरी है। सांख्यिकी में उनके उत्कृष्ट योगदान के कारण उन्हें भारतीय सांख्यिकी के पिता के रूप में भी जाना जाता था, द फादर ऑफ द इंडियन स्टैटिस्टिक्स के रूप में जाना जाता था। और उन्होंने भारतीय सांख्यिकी विज्ञान संस्थान की स्थापना की, अगर आप स्टैटिस्टिक्स में रिसर्च करना चाहते हैं तो इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट कलकत्ता में स्थित है, और इसकी डिफरेंट ब्रांचेज इंडिया में हैं। एक ब्रांच इसकी न्यू दिल्ली में भी है और एक बेंगलोर में भी है। और भारत के पहले योजना आयोग के सदस्य थे, और भारत की दूसरी पंचवर्षीय योजना और औद्योगिकरण पर ध्यान रखते हुए केंद्रित करते हुए महालनोबिस मॉडल पर बनाई गई थी। फिजिक्स के हो, केमिस्ट्री हो, मैथ हो, स्टैटिस्टिक्स में उसमें मॉडल्स होते हैं, तो ऐसे ही स्टैटिस्टिक्स में जो महालनोबिस मॉडल था वो भारत की दूसरी पंचवर्षीय योजना में उसको एक्सेप्ट किया था। तो नेक्स्ट है सीआर राव काल्यामपुड्डी राधाकृष्ण राव, एक जीवित प्रतिभा और एक भारतीय अमेरिकी गणितज्ञ और सांख्यिकीविद हैं जिनका जन्म 1920 में हुआ था। और उन्होंने अनुमान सिद्धांत, बायोमेट्री, सांख्यिकी अनुमान और कार्यात्मक समीकरणों के क्षेत्र में योगदान दिया। उनका इरादा डेटा विश्लेषण और सांख्यिकी शिक्षा में अपनी रुचि के कारण भारत को सांख्यिकी के क्षेत्र में वैश्विक मानचित्र पर रखना था। उन्हें अपने अनुमान के सिद्धांत, क्रैमर राव ब्लैकवेल प्रमेय और ऑर्थोगोनल सरणियों के लिए भी जाना जाता है। उन्होंने सांख्यिकी में अपने करियर को आगे बढ़ाने के लिए छात्रों की सहायता की और अभी भी उन्हें प्रेरित करना जारी रखा है। सत्येंद्र नाथ बोस, इनका जन्म 1894 में कोलकाता में हुआ। उन्हें प्रतिष्ठित पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया। यह एक सैद्धांतिक भौतिक विज्ञानी थे जिन्होंने भारत में सैद्धांतिक भौतिकी की नींव रखी, और उन्हें क्वांटम यांत्रिकी पर काम करने के लिए जाना जाता था, जो बोस आइंस्टीन आंकड़ों के लिए भी आधार प्रदान करते थे। पर वो एक फिजिसिस्ट के साथ साथ एक मैथमेटिशियन भी थे, तो क्योंकि बिना मैथमेटिक्स के फिजिक्स असंभव है।
तो ये हमारे कुछ प्राचीन गणितज्ञ थे और कुछ आधुनिक गणितज्ञ थे। इसमें सबके बारे में वर्णन करना अभी संभव नहीं है। तो आगे के उसमें हम महिला गणितज्ञों में, जिसमें टी ए सरस्वती अम्मा, बसंती एन भटनायक, उषादेवी भोसले, बैजंती चारी, नीलांजना दत्ता, शकुंतला देवी आदि के बारे में चर्चा करेंगे। तो मित्रों, के भारतीय गणित का इतिहास बड़ा गर्वित अक्षरों में लिखा जाता है और इसमें शोध करने के लिए अपार संभावनाएं हैं। और गणित के क्षेत्र में जो सरकार भी है वो शोध के, चाहे वो कोई भी सरकार रही हो, वो अपना एक अभूतपूर्व योगदान दे रही है। तो इसलिए आप लोग अगर गणित के क्षेत्र में अपना योगदान देना चाहते हैं तो पहले भारतीय प्राचीन गणित को एक बार अध्ययन करिए और आधुनिक गणित को भी अध्ययन करिए। और भारतीय गणित के प्रमुख संस्थानों जैसे टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, IISc बेंगलोर और ISI कलकत्ता, HRI इलाहाबाद और बहुत सारे संस्थान ऐसे हैं जो आइजर्स आज गवर्नमेंट ने खोले हुए हैं। और इसके अलावा IITs हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं और आपके निकट की विश्वविद्यालय हैं, कॉलेज हैं, स्कूल्स हैं। वहाँ पर बहुत सारे आपके अध्यापक होंगे, आप उनसे चर्चा कर सकते हैं और अपनी जिज्ञासा को प्रकट कर सकते हैं। तो इसलिए गणित ऐसा विषय है जिससे घबराने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि उसमें रुचि लेने की ज़रूरत है। तो मैं इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं और 91.2 FM के आयोजकों को हार्दिक धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने हमें प्रेरणा दी कि हम आज आपके सामने एक अपना व्याख्यान रख सकें। धन्यवाद।